तमाचा नई कार की। बेटा, तेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ तो रहम कर बेटा। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। अब उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ। और तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वो भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिए, तो अब मैं कहाँ हाथ फैलाऊं। बेटा, कुछ तो दया करो। मालती जी अपने छोटे बेटे रोशन के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उतने में ही छोटी बहू सोनी बन ठन कर तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति रोशन से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में देरी हो जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है। दोनों बेटे बहू कार में बैठकर मालती जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार हो गए। तभी मालती जी ने बहू से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू, कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठा कर पहुंचा दो। इधर उधर दौड़ भाग करने में इन बूढ़ी हड्डियों में अब ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं रही। तभी सोनी ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए फीके मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल हट बुढ़िया, तेरी औकात नहीं ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठने की। और कार का दरवाज़ा खोला और उस पर बैठकर रोशन से कहा, चलो रोशन, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज़ का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में हमारा बेटा गोलू भी स्कूल से आ जाएगा, फिर तो मुझे कहीं निकलने नहीं बनता। रोशन भी हाँ में सर हिलाया और दोनों पति पत्नी कार में बैठकर मालती जी के सामने से ही चले गए। मालती जी ठगी सी उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक कि उसकी कार उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अब मालती जी हार कर धीरे धीरे आंसू बहाते हुए अस्पताल के लिए निकल गई कि कुछ ही दूर जाने पर एक रिक्शा वाला मिल गया। रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी, कहाँ जाना है, आइए रिक्शे में बैठिए। तभी मालती जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ही ना में सिर हिला दिया और थोड़ी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू, आपका पड़ोसी, जो बचपन में गांव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितने प्यार से खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? मालती जी ने अपने दिमाग में जोर डाला तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ बेटा राजू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है रे? जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं, गांव के किसी भी लोग से मुलाकात नहीं हुई बेटा, और बुढ़ापे के कारण तो आजकल यादाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। राजू ने मालती जी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शे में बैठाने लगा तो मालती जी मना करने लगी क्योंकि उनके पास तो रिक्शा का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब राजू ने जिद करके अपने रिक्शा में बैठा दिया तो वो बैठ गई। राजू बोला, चाची, आपको जाना कहाँ है? तभी मालती जी ने आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए बोली, सरकारी अस्पताल की ओर ले चल, तेरे चाचा वहाँ भर्ती हैं बेटा, उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते ही वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। राजू रिक्शा को तेज तेज चलाता रहा और जितना जल्दी हो सके वो मालती जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था और मालती जी की ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। इसलिए वो मालती जी को सांत्वना देते हुए रिक्शा चलाता रहा। जैसे ही वे दोनों अस्पताल में पहुंचे, सबसे पहले राजू ने मालती जी का हाथ पकड़कर रिक्शा से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। मालती जी का लटका और मुरझाया सा चेहरा देखकर मालती जी के पति दीनदयाल जी समझ गए कि मालती को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने मालती जी को हिम्मत बंधाया कि वो जल्दी ही ठीक होकर घर चलेंगे। लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वो पहचान नहीं पाए।
तभी राजू ने उनके चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद दिलाकर याद कराया। तब दीनदयाल जी ने बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। राजू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी हर संभव सहायता करेगा। राजू की बातें सुनकर दीनदयाल जी खुश हो गए और वो शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत को निहारने लगे। तभी राजू ने मालती जी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि चाची, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया के पास रहते हो ना। जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो। राजू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर मालती जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वो सारी बातें राजू को बता दिया, जैसा व्यवहार उनके छोटे बेटे बहू ने उनके साथ किया था। राजू मालती जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची, आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने। तब मालती जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटे बेटे बहू के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजू और मालती जी की सारी बातें दीनदयाल जी ने भी सुन ली। बहू बेटे का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वो सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए और उसी समय दीनदयाल जी मालती जी को इस भरी दुनिया में अकेली छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मालती जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या करती। फिर बेशर्मों की तरह फिर से अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया और अपने पति के पार्थिव शरीर को उसी घर में ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दे दिया गया। वे दोनों भी रोते बिलखते हुए आए और अपने पिता की तेरहवीं तक रुककर वे दोनों चले गए। राजू भी अपने घर को चला गया। अब तो मालती जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वे दोनों पति पत्नी रहते थे वो कमरा घर के पीछे था। अब वो कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहाँ अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे रोशन से कहा, बेटा रोशन, मुझे अब घर के पीछे वाले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान इस कमरे में रखवा दो बेटा, ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। रोशन बोला, माँ, क्या आप छोटी बच्ची हो? और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही थी, फिर अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते गोलू का खेलने का मन करता है तो वो इस कमरे में ही खेलता है। फिर वो कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? मालती जी बोली, बेटा, पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वो हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ। अगर मैं अगले वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? गोलू को जब भी जी चाहे कमरे में खेल सकता है। और हाँ, अगर कोई मेहमान आएंगे तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊंगी। मेहमान तो 2-4 दिन के लिए ही आते हैं। तभी मालती जी की छोटी बहू सोनी आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, अब इस घर में कौन कहाँ रहेगा ये आप तय करेंगी। भूलिए मत कि ये घर अब मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी। फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए? बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे कि आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचेंगी, पर नहीं, आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की
और वह भी देखो कैसे क्रियाक्रम में आए, मिले जुले, और ये नहीं हुआ कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाएं, छोड़ कर चले गए हमारे सर पर बोझ। मालती जी बोली, बहू, रोहित और मीना बहू मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे के पास इतने दिनों तक रही और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास चली गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बातें बनाते, मैं तो तुम लोगों का सोच कर यहाँ रुक गई और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसों को दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो रोशन से पूछ लो। मीना बहू तो पैसों की बड़ी हिफाजत से खर्चा करती है, इसलिए तो उनके पास पैसे थे। तुम लोग ने शहर में घर ले लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवा लिया। सोनी बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, अब क्या मुझे ताने दे रही हो? बेहतर होगा गांव की ज़मीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर अपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहना कि आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखेंगे अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और दफ्तर जाओ, इनका तो रोज का ये ड्रामा है। बेचारी मालती जी, अभी अभी 2 महीने पहले ही उनके पति दीनदयाल जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा रोहित प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, फिर पिता से रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। रोहित और उसकी पत्नी ने शुरू से पैसों को सहेज कर रखा था, पर रोशन शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। जब उसे पैसे कम पड़ते तो उसका दोषी भी वो अपने माता पिता को ठहराने लगता। समय बीतता गया, मालती जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, वो भी क्या सोचेंगे। तभी रोहित का फ़ोन आया, माँ कैसी हो? वहाँ जाकर आप तो हमें बिल्कुल भूल गई। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त में आप वहीं थी तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी, पर माँ, हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सके। मालती जी का दिल भर आया। वो मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरी मन की बात कह दी। वो बोली, बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा। रात में न जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। मालती जी की आवाज़ में बहुत दर्द था। फ़ोन स्पीकर पर था तो मीना ने ये बातें सुन ली। मीना ने फ़ोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? मीना की आवाज़ सुनते ही मालती जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े स्नेह से पूछा हो। रोहित बोला, माँ, आप घबराइए नहीं, मैं रोशन से बात करता हूँ और जल्दी ही मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर मीना ने मालती जी की हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर मालती जी कुछ शांत हुई। अगले दिन रविवार था। रोहित ने रोशन को फ़ोन किया। रोशन, क्या बात है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई तो उनकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। रोशन बोला, भैया, इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिन के लिए माँ को क्यों नहीं ले जाते? रोशन की बातों में विरोधाभास था, लेकिन रोहित बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। उधर रोहित ने फ़ोन रखा और इधर रोशन ने मालती जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू। क्यों माँ, यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई जो भैया से मेरी शिकायत करने लगी? लगता है अब आपकी बहुत पर निकल आए हैं। आ रहा है आपका लाडला बेटा, चली जाना।
उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेना। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना नहीं मिलना चाहिए। गुस्से से वहाँ से चला गया। सोनी अपने कमरे में बैठी रोशन की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, ये मनहूस बुढ़िया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मालती जी की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी 4-5 घंटे के इंतजार के बाद बड़ा बेटा रोहित रोशन के घर पहुंचा। मालती जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई। उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। तभी रोशन भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देख बोला, माँ अब तो जा रही हो ना अपने लाडले के घर, फिर से रोना धोना क्यों? आप तो ऐसे जता रही हो जैसे हम आपका देखभाल ही नहीं करते थे। रोहित ने प्यार से पूछा, आखिर तू इतना नाराज क्यों हो? और ये माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वो हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी सोनी चाय लेकर आई, बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा ना। माँ जी कहती है कि बाबूजी के रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। रोहित बोला, सोनी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे क्या तुम्हें मालूम नहीं? रोशन बोला, छोड़िए उन बातों को। वो गांव की ज़मीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। रोहित बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेगी, मैं नहीं। अगर गांव से अभी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी माँ बोली, बेटा सारा सामान बांध लिया है। तो छोटी बहू बोली, वाह माँ जी, बड़ी जल्दी है आपको यहाँ से जाने की, जैसे हम आपको खाने पीने को कभी कुछ देते ही नहीं हैं। मालती जी बोली, वो बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर रोहित को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। रोहित बोला, देख रहे हो रोशन, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहाँ से आने के बाद मालती जी को कम से कम बेटे बहू के कटी शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था, पर रोशन बार बार फ़ोन करके गांव की ज़मीन बेचने की बात करता था। एक दिन मालती जी ने उसे गुस्से से कहा, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं। अब जो भी गांव की संपत्ति है वो मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वे भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ देकर नहीं गई। रोशन और सोनी मालती जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर फ़ोन पर बात करना तक छोड़ दिया। जब एक बार रोहित ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। मालती जी के सब्र का बांध उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। मालती जी के मुंह से इतना सुना कि सोनी के शब्दों में तुम जैसे मिश्री घुल गई। वो बोली, अच्छा माँ जी, तो हमारे साथ चलिए। तभी मालती जी को वो सारी बातें याद आ गई जो व्यवहार सोनी और रोशन ने उनके साथ किया करते थे। मालती जी को वह बात भी याद थी जब सोनी ने अपनी एक सहेली से मालती जी के सामने ही ये कहा कि ये तो हमारे गांव की गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर पर रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने सोनी से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर कभी नहीं आने का हिदायत दिया है ना,
फिर बाजी कैसे पलट गई। तभी सोनी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से ही हो जाती है ना, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा करना। लेकिन जब मालती जी अपने बेटे बहू की बातों में नहीं आई तो उन दोनों ने वहाँ खूब हंगामा किया और मालती जी को मनहूस कहते हुए कहा, जहाँ भी रहेगी उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर वे दोनों वहाँ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ कर चले गए। अब तो सोनी को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली हैं, इसलिए अब वो रोज़ ही किटी पार्टी में जाती थी, नए नए फैशन करती थी। वहीं रोशन भी बिना किसी के डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक़ पूरे करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों कंगाल हो गए, कर्ज से इतनी लद गए कि उनके घर से बाहर जाना दुर्लभ हो गया और कर्जदार जब घर तक जाकर जान से मार देने की धमकी देने लगे तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज पूरा नहीं दे पाए। अब तो रोशन और सोनी सड़क पर आ गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अंत में वहीं राजू रिक्शा वाला मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। अब दोनों राजू के साथ रिक्शे में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपना और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर मालती जी के बड़े बेटे रोहित और बहू मीना ने मालती जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह मालती जी चुपचाप बैठी थी, तभी मीना आई और बोली, माँ जी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालती जी बोली, नहीं बहू, सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। मीना परेशान हो गई कि माँ जी को क्या हो गया। वो अपने पति से बोली, सुनिए जी, क्या हुआ? मीना, थोड़ी देर तो सोने दो, आज तो रविवार है, आज तो इतनी जल्दी मत जगा। मीना बोली, आप यहाँ बेफिक्र होकर सो रहे हैं, वहाँ मम्मी जी। माँ की बातें सुनते ही रोहित उठकर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ? माँ, क्या हुआ, बताओ तो। मीना बोली, रोहित, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वो ना तो ठीक से खाती है और ना ही ठीक से सो पाती हैं। अभी भी वो गुमसुम सी बैठी हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। बाबूजी के अचानक चले जाने के बाद न जाने वहाँ उनके साथ क्या हुआ होगा, जो हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती हैं। रोहित बोला, मीना, पापा के अचानक चले जाने का हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे, जो अब तक हमें अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप की गर्मी से बचाते थे। ये कहकर रोहित भी उदास हो गया। मीना बोली, रोहित, जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो हम नहीं खो सकते हैं ना। मम्मी जी का यूं अकेले रहना, नींद न लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी तो वे चल फिर सकती हैं, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। रोहित बोला, तुम ठीक कहती हो मीना, मैं आज बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी से डॉक्टर का नंबर लगा दो। मीना मुस्कुरा कर बोली, रोहित, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। रोहित बोला, क्या मतलब, हमारे पास उनका इलाज कैसे है? मीना बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन में घबराते थे तो आप क्या करते थे? रोहित हंसकर बोला, अरे मत पूछो, अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज़ करती थी तो मैं डर कर माँ के पास भाग जाता था, और माँ जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर यह सब, अच्छा अब समझा। मीना बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में ही रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके पास रहती हूँ
और गुड़िया भी उनसे काफ़ी बातें करती है। तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताइए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए। अपने बचपन की बातें, नादानियाँ से उनके साथ बीते घटनाओं का उनका स्मरण कराइए। देखिएगा उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। रोहित ने मीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, मीना तू कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। आज रविवार है, आज रात में माँ के पास ही सोऊंगा। मीना बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन रोहित और मीना ने किसी न किसी बहाने मालती जी को व्यस्त करके रखा। रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब रोहित पानी की बोतल लेकर मालती जी के कमरे में आ गया। मालती जी घबरा कर बोली, कौन कौन है? रोहित ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा, मैं हूँ माँ, रोहित। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा काफ़ी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए मालती जी जैसे ही उठने लगी, रोहित ने धीरे से माँ को वापस लेटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास ही सोऊंगा यहीं। मालती जी बोली, तू यहाँ सोएगा? मगर क्यों? और बहू और गुड़िया? बेटा तुम्हें उनके पास होना चाहिए। रोहित मालती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं माँ, कहा न मैं आपके पास सोऊंगा। मालती जी हंसकर बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम मीना बहू के साथ झगड़ कर आए हो। देखो रोहित, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और जाकर उसे मना लो, वो मान जाएगी। रोहित बोला, जानता हूँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा किया है। माँ, याद है आपको, जब भूत वाली पिक्चर देखकर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। मालती जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर मेरे बुद्धू बेटे, तुम यह क्यों भूल रहे हो? तुम उस वक्त बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तो मुझसे लिपट कर सो जाते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो। रोहित माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर, घबरा कर, डर कर अपने से बड़ों माँ या पापा के साथ बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं ना, तो क्या वो अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी थी, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती थी, और अभी रोशन के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है, पर ये सब जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने से वो भूत की तरह भाग जाती है। रोहित की बातों पर मालती जी हंसने लगी। रोहित बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं, जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा माँ। कहकर रोहित एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी मीना ने यह सब कुछ सुना और अपनी आँखों से देखा। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम में वो दखल नहीं देना चाहती थी, तो वो चुपचाप अपनी बेटी के पास जाकर सो गई। इधर माँ बेटे दोनों की आंखें भीग गई। बेटा माँ के हाथों को सहलाता और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखबर मालती जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ साथ मालती जी अब रोहित के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। तभी एक दिन रोहित ने बोला, माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है, मेरी इच्छा है कि क्यों न एक कार ले ली जाए। तभी मालती जी की आंखों के सामने वो सारी कहानी तैर गया, जब सोनी ने मालती जी को चमचमाती कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था।
वो बात याद आते ही मालती जी के आंखों में आंसू आ गए। जब रोहित ने और मीना ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने वो सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से सोनी ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो रोहित ने ठान लिया था कि वो माँ को चमचमाती कार में बैठा कर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही रोहित ने नई चमचमाती कार घर पर ले आया और उसकी पूजा के लिए माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में ले गया। मालती जी जैसे ही कार से उतरी, उनकी नज़र मंदिर के बाजू में कर रहे काम मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत ईंट गारे का काम कर रही है वो सोनी के तरह दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उन्होंने मीना से कहा, मीना बहू, क्या वो काम करने वाली औरत सोनी है? मीना ने उसे देखा तो वो सुन रह गई। तभी थोड़ी ही देर में फटे पुराने कपड़े पहने रोशन सीमेंट और रेत के डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान नहीं आ रहा था। तभी राजू ने दूर से ही आवाज़ लगाया, मालती चाची कैसी हो? मालती जी का नाम सुनते ही रोशन और सोनी की नज़र जब मालती जी और उनके बड़े बेटे बहू पर पड़े तो शर्म के कारण इधर उधर मुंह छुपाने लगे। तभी मालती जी मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाया और मंदिर के लोगों को और वहाँ बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाई और प्रसाद बंटवाया। जब रोशन और सोनी मजदूरों के लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मालती जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन उनकी करतूत याद आते ही वे निष्ठुर की तरह सभी को मिठाई बंटवाई और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगी। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तभी राजू भी वहां आ गया और मालती जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची आप तो माँ हैं और माँ का हृदय विशाल होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों पापियों को माफ़ कर दीजिए और गांव का ज़मीन जायदाद जो इनके हिस्से का है उन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी मालती जी ने उन्हें रोहित के घर आने के लिए कहा और वो रोहित और उसके परिवार के साथ चमचमाती कार में चली गई। वही रोशन और सोनी राजू के रिक्शे में बैठकर रोहित के घर पहुंचे। तभी मालती जी ने सोनी को याद दिलाया, बहू याद है वो दिन जिस दिन मैं मेरे पति के इलाज के लिए पैसे की भीख मांग रही थी और अस्पताल कार से पहुंचाने के लिए मिन्नतें की थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया था और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं माँ हूँ और ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से की खेती बाड़ी करो। रोहित ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया है ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को इलाज के बिना खो दिए थे वैसे दूसरे लोग अपने परिवारजन को ना खो सके। रोशन और सोनी पश्चाताप की अग्नि में जलती रही और वहीं रोहित माँ की छत्रछाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।